जय हिंद बच्चों। मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भूमि संसाधन, मिट्टी के निर्माण और मिट्टी के प्रकार और उसके विस्तार, जिसमें हम लोगों ने काली मृदा और जलोढ़ मृदा को पढ़ा था और इसके मेन मेन पॉइंट्स को देखा था। अभी हम लोग इस क्लास को शुरू करने से पहले इसके जो एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि जो जलोढ़ मृदा होती है वह भारत में जो मैदान स्थित है, जो कि कितना परसेंट है, 43% है। तो जो मैदान है वह इसी मिट्टी जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे देश में जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है वह 43% है और यह मृदा नदियों के द्वारा लाई गई अपक्षय के द्वारा, जो कि नदियां दो प्रकार के कार्य करती हैं, अपर्दन और निक्षालन। यानी कि पहाड़ पर से नदियां कणों को लेकर तोड़ कर लाती हैं और उसे समतल मैदान पे उसे बिछा देती हैं और इसी प्रक्रिया के द्वारा यह जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है पुराना जलोढ़, जिसे हम लोग बांगर मृदा भी कहते हैं, और दूसरा होती है नवीन जलोढ़, जिसे हम लोग खादर भी कहते हैं। इन दोनों के अपेक्षा खादर जो है ज्यादा अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें हम लोग देखे थे कि पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि जैसे फसलों को उगाया जाता है और चूंकि यहाँ पर गहन कृषि की जाती है, जिसके वजह से इसका यहाँ के क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा पाया जाता है और यही कारण है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है और वह इसी मैदान पर बसा हुआ है। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि भी कहते हैं और यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था काली मृदा। काली मृदा को हम लोग रेगुड़ मृदा और काली कपासी मृदा के भी नाम से जानते हैं और यह बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बना हुआ है। इसमें नमी को लंबे समय तक संचित रखने की क्षमता होती है। यह सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और इसी दरार के पड़ने को हम लोग कहते हैं स्वतः जुताई। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी है जिसमें स्वतः जुताई हो जाती है, अपने से जुताई का कार्य पूरा कर लेती है, तो वह है काली मृदा। दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, इसके जो कण है वो चिकने होते हैं और महीन कण होते हैं। इसमें स्व उर्वरता बहुत ही ज्यादा अच्छे से पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें ये सब चीजें हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कपास है जो उगाया जाता है और इसके जो रंग होते हैं वह काला होता है। वह टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एक रसायन है और इसके अलावा लौह यौगिक और ह्यूमस, जिसे जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवों के अवशेष कहते हैं, इसके कारण इसका जो रंग है वह काला होता है। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज बारी है तीसरी, लाल और पीली मृदा। देखो मिट्टी एक ही है लेकिन वह लाल भी है और पीली है, यहाँ नाम लिखा हुआ है। समझेंगे कि कब ये लाल होता है और कब ये पीली मृदा के रूप में होती है। इस मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एक जो वर्ड आया है प्रायद्वीप, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा प्रायद्वीप के बारे में। भूमि का वैसा भाग जो कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हो या जल से घिरा हो। आप जब देखोगे तो यह भारत का जो दक्षिणी इलाका है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर है कौन सा सागर, अरब सागर है कि नहीं है, अरब सागर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखोगे इस साइड में तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और जस्ट इसके नीचे हिंद महासागर है। ठीक, तो हमने देखा कि यह तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो यही जो क्षेत्र होता है इसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये कहा गया कि जो मृदा है वह प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ आप देख रहे हो यहाँ पर अनेकों पठार थे, इसी के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में
रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः यहाँ ध्यान रखना है कि 100 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही यह पाया जाता है। आप देखोगे तो यह है दक्कन का पठार, ठीक है, और इसके ये पूर्व के क्षेत्र में देखो, दक्षिण के क्षेत्र में देखो, ज्यादा मात्रा में ये लाल और पीली मृदा देखने को मिलती है। रीजन ये है कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है, सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके बाद है कि लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इस मिट्टी का नाम ही है लाल मिट्टी। तो रीजन यहाँ पर क्या है कि इसमें लौह ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। जल के संपर्क, अब यहाँ देखो, जल के संपर्क में आने पर यह मिट्टी कैसे दिखाई देती है? पीली मिट्टी। कैसे दिखेगी? पीली मिट्टी। यही लाल मिट्टी में जब जल आ जाएगा, यदि वर्षा हो जाएगी, तो यह पीली मिट्टी की तरह दिखने लगेगी, पीला रंग इसका हो जाएगा, ठीक है। मूल रूप से यह ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बनी है। आप देखोगे यहाँ पर ग्रेनाइट है, नीस है, जबकि जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा था काली मृदा को, जो कि कैसी थी? बेसाल्ट चट्टानों से बनी थी, ठीक है। इसका अगर हम प्रसार की बात करें राज्यों के रूप में, तो मैप में भी आप देख सकते हो, और यहाँ लिखा भी है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय का पठार इत्यादि में यह फैले हुए हैं। इसकी बात करें कमी क्या है, तो इसमें जैव पदार्थ की भारी कमी होती है, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। उर्वरकों और सिंचाई की व्यवस्था अगर हम लोग कर लें, उर्वरक यानी कि खाद वगैरह का व्यवस्था कर ले, सिंचाई की उचित व्यवस्था कर ले, तो हम चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और कुछ फलों का भी उत्पादन हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैप में, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि मैप की प्रैक्टिस आप जरूर करें। जो भी मैप में दिखा, हम लोगों ने फिलहाल 3 मिट्टी तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसी को मैप में दर्शाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको मैप का ज्ञान हो, तभी आप भूगोल को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके जस्ट बाहर है लेटराइट मिट्टी। इनसे क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वाले 2 ही हैं, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। तो इसको हम लोग फटाफट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब है लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट सॉइल। यहाँ देखोगे तो लेटराइट जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के लेटर से उत्पत्ति हुई है इसकी, जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट। तो इसका अर्थ ये ईंट हुआ। इसका मतलब समझना कि ईंट बनाने के लिए लेटराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। इससे जो ईंटें बनती है वो बहुत ही मजबूत होती है। इसका जो विकास है वह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ ध्यान रखना है कि लेटराइट जो मिट्टी होती है वैसी जगह होगी जहाँ का तापमान क्या होगा? उच्च होगा, और वर्षा क्या होगी? वहां पर अत्यधिक होगी। यह मृदा तीव्र निक्षालन, लीचिंग का यह परिणाम है। अब ये क्या होता है? निक्षालन क्या होता है, तो इसको समझो। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई चट्टान है, ठीक है, अब यहाँ पर भारी बारिश हो रही है। तो जब भारी बारिश वर्षा होगी तो इसमें से मिट्टी का कटाव होगा, या क्या होगा? इसमें वर्षा, मान लो यहाँ वर्षा पड़ रही है, तो इसमें जो भी जल में घुलनशील होगा, जल में जो भी घुलनशील होगा वह घुल कर जल में क्या हो जाएगा? बह जाएगा, यानी कि उसका अपरदन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? फिर वो कठोर पदार्थ जो कि नहीं घुल सकता है, तो यहाँ पाया जाता है लौह ऑक्साइड, ठीक है, लौह ऑक्साइड। और इसी के कारण इस मिट्टी का रंग भी क्या होता है? लाल होता है, याद रखना। तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में निक्षालन यानी लीचिंग की का कौन सी मिट्टी में निक्षालन देखा जाता है, या कौन सी मिट्टी निक्षालन का परिणाम है? तो आपको याद रखना है कि लेटराइट मृदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के साथ साथ जो भी प्रीवियस जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें से भी ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है कि इसमें क्या कमी है, तो इसमें जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की भारी कमी होती है, लेकिन लौह ऑक्साइड जिसके वजह से इसका मिट्टी का जो रंग है वह कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है? जल में घुलनशील नहीं है, यह घुलती नहीं है, इसलिए इसका
अपर्दन भी नहीं होता है और यह मिट्टी में रह जाती है। ठीक है, इसके जब प्रसार की बात करें तो यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में इसका प्रसार है। आप जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में देखो, पिक्चर इसलिए लगाया गया ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी व्यवस्था कर लें तो हम चाय, इलायची और काजू की खेती भी सर्वाधिक के लिए उपयुक्त होती है यह। ठीक है, अब ऐसे भी इलायची वगैरह का जो खेती होती है, काजू का जो होती है, वो केरल और कर्नाटक में हो जाता है, और जो चाय की खेती है वह असम के इस छोटे असम के इलाके में हो जाता है। तो इसी मिट्टी में होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इससे अगला है मरुस्थलीय मृदा, एरिड सॉइल। इसमें भी कुछ नहीं पढ़ना होता, आपको पता है कि यह मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। यह रेतीली और कम नमी वाली मिट्टी है। इसमें चूंकि यह रेत है तो इसमें नमी को सोखने की क्षमता नहीं के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। और उसी के उलट में आप पीछे देखोगे तो जो काली मृदा होती है उसमें नमी को सोखने की, नमी को अपने साथ पकड़ कर रखने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की भी कमी होती है। सिंचाई की मदद से इसमें कुछ फसलें हम लोग उगा सकते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज, चावल, गेहूं इत्यादि को हम लोग यहाँ पर बुआई कर सकते हैं। इसका जो विस्तार है वो मेन रूप से राजस्थान में है, कच्छ, सौराष्ट्र यानी गुजरात में भी है, जो कच्छ का रण है उसमें है, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पश्चिम पंजाब इत्यादि में इसका विस्तार आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, ये पंजाब, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये पूरा राजस्थान हो गया, और यह कच्छ वाला जो इलाका है गुजरात का, वो भी अधिकांश गुजरात में ही यह पाया जाता है। ये सबसे एग्जाम में उतने सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी। इसके बाद आप देखोगे तो यह है पर्वतीय मृदा। ठीक है, शायद ये लास्ट मृदा है। पर्वतीय मृदा, जाहिर सी बात है कि नाम से ही है पर्वतीय मृदा, तो यह पर्वत पर ही पाई जाएगी। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह मृदा है। इसमें बागवानी, चाय और फल उत्पादन के लिए इसे उपयुक्त माना जाता है। फसल में भी कौन कौन से, सेब, नाशपाती, चाय, कॉफी, गरम मसाला, और यहाँ देखो केसर। एक केसर की जो बात है, जो कश्मीर में ही केवल उगती है अपने पूरे भारत में, और रीजन इसका है ना कि कश्मीर में करेवा करेवा नामक मृदा भी पाई जाती है। एक विशेष प्रकार की मृदा होती है और इसी करेवा मृदा पर ही केसर की खेती होती है। ठीक है, तो हम लोग पर्वतीय मृदा में ही जो करेवा है वह केवल कश्मीर में पाया जाता है और उसी पर केवल केसर की खेती होती है। ठीक, इसका जो विस्तार है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में है, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम की पहाड़ी, इसके अलावा पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों में भी कुछ हिस्सा पाया जाता है। सीधा मतलब ये रखो कि जहां जहां भारत देश में पर्वत पहाड़ हैं वहां पर यह पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। हमने भूमि के बारे में पढ़ा, मिट्टी के बारे में पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो भूमि है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं और कैसे इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। भूमि के उपयोग की बात करें तो हम वन के विस्तार के लिए भी करते हैं। भूमि का उपयोग हम वन के विस्तार के लिए करते हैं, वन लगाते हैं। इसके बाद कृषि अयोग्य बंजर भूमि, कुछ ऐसी भूमि होती है जहां नहीं कृषि होती है, वह केवल क्या होती है, बंजर भूमि के रूप में होती है, एकदम ऐसे पड़ती पड़ा हुआ होता है। तीसरा है कि गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, जैसे कि हम कहीं कहीं इमारत बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, सड़क, उद्योग इत्यादि के लिए भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। ऐसी भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ सड़क, इमारत या उद्योग वगैरह लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गैर कृषि कार्य में लगे हुए भूमि। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग अस्थायी चारागाह या गोचर भूमि, जहाँ पर पशुओं के लिए चारा उसमें वहां पर प्रोवाइड किया जाता है, चारागाह होता है, ये सब आप जानते हैं। इसके अलावा हम बाग बगीचे लगाते हैं, उपवन में लगाते हैं, इसमें भी भूमि का कुछ हिस्सा यूज करते हैं। उसके बाद कृषि योग्य बंजर भूमि, जिसका प्रयोग 5 वर्षों से ही नहीं हुआ हो, ये भी ध्यान रखना है कि
कृषि अयोग्य भूमि को डिफिनेशन अगर देखें तो वह है जो जिस पर क्या है 5 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ हो, खेती नहीं हुई है। इसके बाद वर्तमान प्रति भूमि, आज का जो डेट में है, कोई चीज क्या है, इस बार हमने धान बोया, इसके बाद अगले साल बोए ही नहीं, तो वो फिलहाल के लिए प्रति भूमि हो गई। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वह प्रति भूमि जहाँ 5 सालों से खेती ही नहीं हुई है, ठीक है, लंबे समय से हम लोग छोड़ दिए हैं, और उसके बाद शुद्ध बोई गई भूमि, इन सभी चीजों में हम लोगों ने भूमि का उपयोग किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखोगे कि भूमि के उपयोग प्रतिशत के हिसाब से भी आपको यहाँ दिखाया गया है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 45% है। अगर हम लोग बाकी जो प्रति भूमि वगैरह भी है उन सबको जोड़ लें तो यह पूरी तरीके से 54% हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखोगे कि भारत भी एक बहुत ही बड़ा कृषि प्रधान देश है। आप यहाँ देख सकते हो परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन फिर भी अन्य जैसे चीन हो गया, रसिया हो गई, इन सभी चीजों से हम जो फसलों को उत्पादन है उसमें हम लोग पीछे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आधुनिक कृषि की कमी होना। हमारे यहाँ आधुनिक कृषि की बहुत ही ज्यादा कमी है, जिसके वजह से 54% भूभाग पर खेती करने के बावजूद भी हम लोग पिछड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है भारत में वन आवरण एवं पर्यावरण संतुलन। ये जो जितने भी हम लोग टॉपिक लाए हैं ये सभी के सभी किताब में दिए हुए हैं और वहां पर इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि अगर कोई भी देश अपने देश में पर्यावरण संतुलन रखना चाहता है, कोई भी परेशानी न हो पर्यावरण के हिसाब से, तो उसके पूरे क्षेत्र का 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए, वन का विस्तार होना चाहिए। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में तो आता ही है, बाकी जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें से भी इस एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस को थोड़ा समझते हुए याद रखेंगे कि अगर किसी भी देश का अगर पर्यावरण संतुलन सही रखना है तो वहां पर वन कितने परसेंट होना चाहिए, 33%। इसके लिए हमने क्या किया था कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में उसको बनाया गया था, और इस राष्ट्रीय वन नीति में रखा गया था लक्ष्य यही कि 33% हमारे देश में क्या हो, वन हो। लेकिन आज के डेट में भी भारत में वर्तमान कुल वन एवं वृक्ष आवरण, इसमें इंक्लूड वह भी है जो सरकारों के द्वारा वृक्षों को लगवाया जा रहा है, उसको भी इंक्लूड करके 25% मान लीजिए, लगभग है 25.17% तक ही हम लोग पहुंच पाए हैं। अभी भी 8 यानी लगभग 10% हम लोग क्या है, पीछे हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आसपास के पेड़ों को तो जो पहले से हैं हरे भरे हैं उनको तो नहीं काटना है। इसके अलावा अगर आपके पास आसपास जमीन है जिसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन जगहों पर जरूर पेड़ लगवाइए ताकि इस सब चीजों को हम लोग प्राप्त कर सके और हमारा पर्यावरण क्या है, संतुलित बना रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 33% का लक्ष्य है और हमने 25.17% को ही प्राप्त किया है। तो इसमें इजाफा यानी वृद्धि करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि 30% वन चाहिए हमारे किसी भी देश में। ठीक है, अब आता है प्राकृतिक मृदा चोरी, भूक्षरण क्या है। ठीक है, भूक्षरण, भूमि का नुकसान होना ही क्या होता है, भूक्षरण होता है। ध्यान से समझेंगे, भूक्षरण केवल मिट्टी का उड़ना ही नहीं है। ये नहीं कि मिट्टी उड़ रहा है तो ये भूमि का क्षरण हो रहा है। यह क्या है कि यह विविध प्राकृतिक कारणों जैसे जल, पवन, हिमानी यानी कि हिमनद, समुद्रिक लहरें इत्यादि के द्वारा पृथ्वी की सबसे ऊपर जो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो मिट्टी होती है उसके सबसे ऊपर क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। इस उपजाऊ मिट्टी का अपनी जगह से स्थानांतरित यानी कि वहां से हट जाना ही भूक्षरण है। हमने देखा था, ये मान के चलिए कि भूमि का जो परिच्छेदिका है और सबसे ऊपर जो होती है वह क्या होती है, जैव पदार्थ होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इस मिट्टी का कहीं पर स्थानांतरित हो जाना ही क्या है, भूक्षरण है। पहाड़ी ढलानों पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मृदा नीचे की ओर स्खलित होती है। आप यहाँ देख सकते हो,
यहाँ पर जो मृदा होगी वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये ढलते ढलते नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर से जो मृदा थी वो नीचे चली गई, यहाँ की है उससे नीचे चल जाएगी और नीचे आके इकट्ठी हो जाएगी और नीचे चल जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे उसको गैप्स मिलेंगे तो हम देख रहे हैं कि मृदा भी क्या हो रही है, स्थानांतरित हो रही है। तो पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। इसका रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से मृदा नीचे की ओर स्खलित होती है। यह गुरुत्वाकर्षण इस प्राकृतिक चोरी को और तेज कर देता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ों पर जो स्थित भूमि है, मिट्टी है, वह गुरुत्वाकर्षण के कारण भी स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा भूक्षरण। तो ये चीजें हमारे बस की तो नहीं है, लेकिन हम अगर इसको आइडेंटिफाई कर ले, पहचान ले, तो कुछ तरीके होते हैं जिससे हम इस प्राकृतिक भूक्षरण को रोक सकते हैं। उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संकट का पैमाना। यहाँ आप देखेंगे तो भारत में वर्तमान में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी है, उसको बर्बाद हो चुकी है, ऐसे समझो। ठीक है, निम्नलिखित हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, जिसमें 56% जल से हुआ है अपरदित, 28% वन के द्वारा हुआ है निम्नीकृत, 10% वायु के द्वारा हुआ है और 6% लवणीय और क्षारीय क्षेत्र हो जाने की वजह से यह निम्नीकृत हो गया है। ठीक है, यानी निम्नलिखित का मतलब समझो कि भूमि का क्षरण हो गया, भूमि का नुकसान हुआ है। इसके बाद आप देखोगे कुछ जलवायु परिवर्तन भी होते हैं, जो कुछ दुष्चक्र भी होते हैं जिसके वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, जिसमें मुख्य चीज है क्या, अनावृष्टि और ये है अतिवृष्टि। अब ये अनावृष्टि क्या होता है उसको समझिए। अनावृष्टि वह कंडीशन है, वह दशा है जब कहीं पर वर्षा की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाए, कि पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाए। अगर अनावृष्टि कहीं हुआ है तो क्या होगा, मृदा की नमी हो जाएगी। मृदा की जो नमी होती है एवं सांतरिक जो स्तर होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसके संगठन का लोप हो जाएगा। यानी ऐसा समझिए कि जो लेयर्स हैं वह सूख जाएंगे, और सूखेंगे तो ये लेयर्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलकर ये उड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि संगठित करने के जो मिट्टी यहाँ पर पानी जो मौजूद था वह क्या हो चुका है, सूख चुका है। इसके बाद मृदा क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, पूरी तरीके से सूख जाएगी, और आखिर में क्या हो जाएगा, प्राकृतिक दमनकारी द्युतों विशेष करके पवन यानी वायु के द्वारा इसका भूक्षरण कर दिया जाएगा, यानी कि उसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देगा। तो अनावृष्टि भी भूमि निम्नीकरण का एक बहुत ही प्रभावशाली कारक है। इसके उलट आप देखोगे तो अतिवृष्टि है, इसका मतलब होता है कि वैसी जगह जहां बहुत ही ज्यादा तीव्र मात्रा में वर्षा हो चुकी है। तीव्र वर्षा से मृदा का भारी कटाव होने लगता है। आप देखे होंगे कहीं कहीं नलिकाएं बन जाती है, जैसे मान के चलो कि कुछ इस तरीके से आपको गड्ढे देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही जब तेजी से वर्षा भी हमारे गांव के आसपास होती है तो ढलान वाले भूमि पर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे लाइन्स भी बन जाते हैं। इसे हम लोग गली कहते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में अवनालिका कहते हैं। इसका जब उदाहरण अगर आपको जानना है तो चंबल की जो चंबल का क्षेत्र आप जानते हैं, चंबल का डाकू का नाम सुने होंगे आप लोग, उस जगह पर ये अवनालिका ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा कटी हुई मिट्टी का किसी खड या घाटी में ही जमा हो जाता है। मान लो कि एक जगह से मिट्टी का कटा हुआ तो जाकर कहीं दूसरे गड्ढे पर वह जमा हो जाएगा, तो एक जगह से स्थानांतरित हो गया, इसका भी भूक्षरण हो गया। तो ये दोनों अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों जो भूक्षरण है उसके बहुत बड़े कारक हैं, जो कि प्राकृतिक दुष्प्रभाव है। इसके बाद हम लोग देखें निम्नीकरण के दो मोर्चे, एक है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानवीय कारण। तो देखो प्राकृतिक कारण तो है, तो पृथ्वी अपना समझेगी भाई, क्योंकि वो प्राकृतिक कारण है, वो अपने तरीके से कर रही है, जो कर रही है वो हमारे उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं जो मानवीय क्रिया है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है प्राकृतिक कारक की। हम बात करें तो इसमें क्या होती है, गतिशील जल, पवन, हिमानी या समुद्री जो लहरें हैं वह क्या करती हैं, निम्नीकरण करती हैं। ठीक है, तो ये करते ही रहेंगी। धीमी और ये चक्रीय प्रभाव है, यह मतलब ऐसा नहीं है कि एक के बार बर्बाद करके रख दी है, बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होती है और ये अपना बैलेंस करके चलता है। लेकिन उसके उल्टे आ जाओ, मानवीय क्रिया में
तो हम सबसे बड़ा काम ये गलती कर रहे हैं, वनों का उन्मूलन कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं। ये जो वन का उन्मूलन का मतलब होता है वन की कटाई, ठीक है, वन की कटाई या वन का नाश। तो हमें इस चीज को रोकना है। वन जो पेड़ होते हैं वह मिट्टी को अपरदित होने से बचाते हैं, स्थानांतरित होने से बचाते हैं, ठीक है। तो हमें वन का उन्मूलन नहीं करना चाहिए, वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। उसके बदले में अतिचरण, जब हम चारागाह में लेकर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बेहिसाब तरीके से हम लोग डेली डेली, अभी नया घास आया ही नहीं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, पशु से चरा देते हैं, जिससे घास वहां से हट जाता है। और जब बारिश होती है या वायु तेज चलता है तो उसका क्या हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। इसके बाद हम आए दिन अपने खनिजों के कोयला को इत्यादि को निकालने के लिए खनन की प्रक्रिया करते हैं। मान लो इस एरिया में खनिज है तो हमने क्या किया, इसको तोड़ना शुरू किया, खान से निकालना शुरू किया, जिसके वजह से मिट्टी का निम्नीकरण भी होता है। अब जब हम खनन करेंगे तो एक और क्या दिक्कत आएगी, तो इसमें से धूल उड़ेगा, धूल के कण निकलेंगे। तो इस क्षेत्र को तो प्रभावित किए खनन की वजह से ही, लेकिन यहाँ से जो धूल निकल के जो बाकी एरिया में भी पड़ेगा, उस धूल की वजह से बाकी जो एरिया, जो उर्वरक भूमि है, उस पर जाके मोटी एक लेयर बना लेगा, जिसके वजह से उस पर वह उपजाऊ नहीं रह जाएगा और वह भी एक बहुत बड़ा कारक बन जाएगा। तो खनन तो और मतलब ज्यादा विशेष करके इसमें बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। तो हमें कम से कम खनन करना चाहिए और उसके जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी चीजें सावधानियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग रसायनों का अत्यधिक उपयोग करने लग गए हैं, पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा रसायन का उपयोग करते हैं। इवन हम खेती से लेकर हर चीज में आजकल रसायनों का प्रयोग हो रहा है, तो जो कि बहुत ही दुखद है। जब जैसे ये प्राकृतिक कारक जो था वह तो धीमा था, लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या है, यह तीव्र है। यह चक्रीय प्रभाव था, यानी कि एक वो रिसाइकिल करते जाएगा समय के अनुसार, लेकिन ये क्या हो रहा है, विनाशकारी प्रभाव देगा। अगर हम इन चीजों को समय रहते नहीं रोके तो एक समय आएगा कि भूमि जो कि उपजाऊ है हमारे लिए, जो जीवनदायिनी है, वह नहीं रहेगी और हमें कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस भी हमारे अंदर होनी चाहिए। वनों की कटाई से बचें, अति पशुचरण से बचें, चराएं लेकिन थोड़ा सा इसको एक साइकिल चक्रीय रूप से चलाएं। खनन जो कि सरकार करती है उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें, रसायनों का कम से कम प्रयोग किया जाए और जो भी संसाधन है उसका तीव्र नहीं, धीमी गति से उसका सदुपयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भूमि क्षरण मानचित्र, जिसमें क्षेत्रीय संकट है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की, इससे एग्जामिनेशन में सवाल भी आता है, ये वीवीआई कर लेना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से भूमि का निम्नीकरण हुआ है उसको समझिए। सबसे पहले देखें तो पंजाब हरियाणा की बात करें, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ जो भूमि का निम्नीकरण का जो कारक है वह क्या है, अति सिंचाई। क्या है, अति सिंचन। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कृषि करने के लिए हमने बहुत ही ज्यादा मात्रा में सिंचाई कर ली है। इससे इससे जल आक्रांतता भी हो जाती है। इसकी समस्या है कि जल आक्रांतता की समस्या जो कि मृदा के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देती है। अब ऐसा समझो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इतनी ज्यादा पानी लग चुकी है, ये वही जल क्रांतता का मतलब होता है कि एक जगह पर पानी का लग जाना। अब जिसके वजह से यहाँ पर जो भी रसायन यहाँ मौजूद होंगे मिट्टी में, उसका संतुलन ही क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये याद रखना है कि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि का जो निम्नीकरण का कारक है वह क्या है, अति सिंचन। इसको याद रखना है, एग्जाम में भी सवाल आएगा। यानी इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, अति सिंचन हो रहा है। जस्ट उसके नीचे आ जाओ तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, इसमें अति पशुचारण होता है। पशुओं को ज्यादा मात्रा में इसे चराया जाता है। इससे क्या हो जाती है कि अत्यधिक चराई से भूमि के ऊपरी सतह पर कुप्रभाव और वनस्पति आवरण का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। जो भी ऊपर वनस्पति हो जाते हैं विभिन्न प्रकार के, उसको पशुओं के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तो इसे चक्रीय रूप से ही करना चाहिए।
तो याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में यहाँ पर क्या है, अति पशुचरण है, अति पशु पशुचारण है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखें तो आगे इस एरिया में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में आप देखोगे तो खनन और वनोन्मूलन, जाहिर सी बात है कि अगर इस एरिया में मान के चलो कि यहाँ पर कोई मिनरल मिल गया, कोई खनिज मिल गया, तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो भी होंगे उनको काट दिया जाएगा। और जब पेड़ पौधा काटा जाएगा तो वह भी एक क्या हो गया, भूमि के निम्नीकरण का कारक बना। और इसको काटने के बाद खनन की प्रक्रिया चलेगी तो यहाँ पर डबल नुकसान हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में खनन और वनोन्मूलन जो है भूमि के निम्नीकरण का प्रमुख कारक है। खनन के उपरांत खाइयों एवं मलबों को खुला छोड़ देना, जिससे भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। ठीक है, यहीं पर आप देखोगे जलाक्रांतता क्या होती है, वाटर लॉगिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों को इसको समझना है कि जब किसी क्षेत्र की भूमि में अत्यधिक जल भर जाने के कारण मिट्टी के छिद्र पानी से भर जाते हैं और पौधों की जड़ों को पर्याप्त वायु नहीं मिलती है, तो इसी स्थिति को जलाक्रांतता, वाटर लॉगिंग कहा जाता है। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में भी दिया गया है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2 नंबर वाले या 5 नंबर सवाल में इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी एरिया वाइज। आप फिर से रिवाइज कर लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में क्या है, अति सिंचन का प्रॉब्लम है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचरण है। जबकि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में खनन और वनोन्मूलन का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे तो अति सिंचन जब जीवनदायी जल जहर बन जाती है। ठीक है, क्या है, जब अति सिंचन चल रहा हो, अति सिंचाई, जो कि पंजाब हरियाणा क्षेत्र में अभी हम लोग देखा था, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आप देखो जब भी ज्यादा मात्रा में क्या हो रही है, जल क्या हो रही है, मिट्टी के छिद्रों में गैप्स को भर रही है, जिसमें से जो रसायन का संतुलन है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। आप यहाँ देखोगे तो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हरित क्रांति के बाद अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांतता की गंभीर समस्या पैदा हुई। इससे होता क्या है, तो पहला चरण है कि जल भराव होना शुरू हो जाता है। खेतों में लगातार पानी रहने से जमीन के नीचे पानी का स्तर ऊपर तक आ जाता है। अब देखो ये भी पानी है जो कि हम जानते हैं कि भूमि के नीचे है। ठीक है, और ऊपर से भी पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिलने लगते हैं, जिसके वजह से यहाँ की जो रासायनिक जो संतुलन है वह बिगड़ने लगती है। यहाँ देखिए रहे सेकंड में क्या होता है, रासायनिक बदलाव होना शुरू हो जाता है। यह अतिरिक्त जल मिट्टी के भीतर मौजूद खनिजों को कहाँ लेके आता है, सतह पर, और जिसके वजह से क्या हो जाता है, विनाश। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में, मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाते हैं, जिससे उपजाऊ भूमि भी क्या हो जाती है, निम्नीकृत हो जाती है। ठीक है, तो इसका हम लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद है औद्योगिक प्रदूषण। ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, हम लोग इतिहास में ही पढ़ेंगे औद्योगिकरण की वजह से क्या क्या हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर हम पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। जब हम लोग औद्योगिक का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो भूमि का दम घुटना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, धूल का उत्सर्जन, धूल बन के कण के रूप में उठने लगते हैं। खनिज आधारित उद्योग जैसे हम जब सीमेंट, मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण में जब चूना, खड़िया, सेलखड़ी पीसने से वायुमंडल में भारी मात्रा में क्या हो जाती है, धूल के कण उड़ने लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अवरोध परत इससे बन जाता है। यह धूल धीरे धीरे जमीन पर एक कठोर परत के रूप में जम जाती है। जैसा कि आप देखो ये जो लेयर है वो ऊपर के जो धूल कण है उसके वजह से यह लेयर बन चुकी है। अब इसमें क्या होता है, जल अवशोषक का रुक जाना। यह परत मृदा को की जल अवशोषक क्षमता को प्रभावित करती है। वर्षा का जल जमीन के अंदर नहीं जा पाता है। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को एक साथ प्रदूषित करते हैं।
तो जो औद्योगिक के वजह से जो धूल कण हमने देखा था, धूल कण जो ये उड़कर एक अस्थाई लेयर जो बना लिया, अब क्या होगा जब भाई बारिश होगी ये इसके नीचे जाने ही नहीं देगा, क्या करेगा इसे बहाकर कहीं दूसरी जगह पर गिरा देगा, जिसके वजह से इस मिट्टी में वर्षा का पानी नहीं मिला, और पानी जब नहीं मिलेगा तो उर्वरता इसकी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो इस फैक्ट्री से जो औद्योगिक जो उद्योग होते हैं, इसमें से जो प्रदूषित जल होते हैं वह भी निकलते हैं, जो दूसरे जल के स्रोत को भी बर्बाद कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो यह औद्योगिक जो प्रदूषण है उस पर भी हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसके बाद है रसायनों का जाल। इस पर हम लोग अभी बात किए थे, इतना ज्यादा रसायन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। यहाँ पे एक सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ देखो चरण क्या है कि रसायनों का सतत उपयोग, यानी कि हम लोग हर दिन और हर समय रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की क्या हो रही है, धीरे धीरे मृत्यु हो रही है। कि अगर सूक्ष्म जीव ये मेढक ये सब चीजें मर जाएंगे तो कीटों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रीजन क्या है कि यही जीव कीटों को खाते हैं, लेकिन अगर यही जीव नहीं रहेंगे तो कीटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। यहाँ ये देखो कीट ही है, दोनों कीट ही है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो पेड़ पौधों को क्या करेंगे, ये हानि पहुंचाएंगे, पेड़ पौधों को ये खाकर बर्बाद कर देंगे, इसमें बीमारी फैला देंगे। और जब हम ये बीमारी हो जाएगा तो हम फिर क्या करेंगे, रसायनों का फिर से उपयोग कर देंगे। यानी एक सर्कल बन चुका है, एक सीक्वेंस, एक चेन बन चुका है रासायनिक जो रसायन है उसके उपयोग करने की। इससे बहुत ही गंभीर संकट पैदा हो रही है। अब यहाँ देखोगे तो रसायनों के लगातार प्रयोग से जल, वायु, केचुआ और अन्य सूक्ष्म जीव नष्ट होते जा रहे हैं। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेढक होते हैं इनके जो प्रजनन की जो क्षमता होती है, जिससे इनके बच्चे जन्म लेते हैं, इस पर एक रसायन होता है एड्रीन या एड्रीन भी कहते हैं इसको। तो एड्रीन आपके बुक में लिखा हुआ है, एड्रीन भी कहते हैं, जो भी है इसको याद रखेंगे। यह एक ऐसा रसायन है एड्रीन जो मेढक के प्रजनन क्षमता को रोक लगा देता है, जिससे मेढक अपने नए बच्चों को जन्म, यानी कि अंडे को जन्म देना मतलब छूट जाता है, कम हो जाता है, जिससे मेढक की जो मृत्यु होने लगती है, धीरे धीरे इसके प्रजाति ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना हो कि एड्रीन का उपयोग या इसके जैसे कोई भी विषैले रसायन का उपयोग कम से कम हमें करने चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक शिकारी, जिसमें मेढक, सूक्ष्म जीव के खत्म होने से कीटों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाती है, जिससे फसल सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो हमें रसायनों का जाल भी नहीं बिछाना है, हमें अपने उपयोग भर ही रसायन का उपयोग करना है। इसके बाद हमें यहाँ ध्यान देना है कि भू संरक्षण, हमने अभी तक भूमि पढ़ा, भूमि का क्षरण पढ़ा, अब हम इसे बचाएंगे कैसे। भौतिक और कृषि तकनीक है, हम ये अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक वाली चीजें तो करती रहेंगी, लेकिन हमारे जो बस में है उसको हम करेंगे। अगर देखो यहाँ पर अगर जो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर ऐसे स्टेयर्स वाली जो खेती होती है, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में ऐसे ही खेती होती है स्टेयर वाली, जिसमें हम लोग समोच्च जुताई करके, देखो यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल के लंबवत जुताई, यह जल के तेज बहाव को रोक देती है और मृदा को कम कर देती है। असल में यहाँ पर होता क्या है इसको समझो। ये याद रखना है कि पहाड़ी इलाकों में भूमि संरक्षण का उपयोग के उपाय क्या है कि समोच्च जुताई। इसका मतलब समझो, ये मान के चलो कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो अगर हम लोग ट्रैक्टर से या किसी चीज से ऐसे ऐसे जुताई कर दे, जुताई अब देखेंगे सीधा, तो जब बारिश की पानी इस पर पड़ेगी तो और तेजी से क्या, क्योंकि एक नली हमने बना दिया है सीधा, तो मिट्टी को और तेजी से बहा कर लेके चल जाएगी। लेकिन अगर हम इसी के बदले ये पहाड़ है और हमने ऐसे ऐसे जुताई कर दिया, तो वर्षा की पानी के लिए एक एक चीज जो स्टेयर्स है वो अवरोधक के रूप में कार्य करेगी, जिससे मृदा का अपरदन धीरे धीरे होगा, कम मात्रा में होगा। तो पहाड़ी इलाकों में समोच्च जुताई करके हम मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा
तेज हवा चलने वाला क्षेत्र हो, मान के चलो कि बहुत ही तेज हवा चलती है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, पट्टिका कृषि कर लेंगे। पट्टिका कृषि आए दिन हमारे क्षेत्र में आप देखना, अपने क्षेत्र में भी होता है। मान के चलो कि यहाँ हमने गेहूं लगाया है इस एक क्षेत्र खेत में। अब प्रायः गांव में क्या होता है, गांव में बगल बगल से ही सरसों लगा दिया जाता है। देख रहे हो साइड में हम लोग कहते हैं कि सरसों के धारी दे देंगे, धारी दे देंगे, ऐसे सरसों लगा देंगे जो लंबा लंबा पेड़ हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बाहरी के आवरण है, लंबे लंबे जो पौधे बन जाते हैं, वह पवन के अवरोध को भी रोकते हैं और इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनसे भी इसको बचाव करते हैं। तो जहां पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टिका उगाना, यह हवा के वेग को तोड़कर मिट्टी को उखड़ने से क्या करती है, बचाती है। तो जहां वायु बहुत ही तेजी से बह रही हो, वहां पर हमें पट्टिका कृषि करनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो ये फसल है, ठीक है, और हमने यहाँ लंबे लंबे बड़े बड़े फसल उगा दिए। अब क्या करेगा यह, इसके वायु के वेग को कम कर देगा, जिससे जो मिट्टी है, ये फसल है, फसल भी बचा रहेगा और जो मिट्टी है यह भी कम उड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फसल का चक्रण, गेहूं कपास जैसी फसलों के बाद तिलहन दलहन पौधे लगाना, इससे मृदा का पोषणीय स्तर बरकरार रहता है और प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता रहता है। तो हमें मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी के पोषक तत्व को बचाए रखना है। तो जब भी धान गेहूं की जो फसल हो जाए, तो एक सीजन कम से कम तिलहन या फिर दलहन खेती कर लेनी चाहिए, जिससे पोषण स्तर उसका बना रहता है। तो याद रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में सम्मुच जुताई, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, और मिट्टी की गुणवत्ता पोषणीय पदार्थ बचाना है तो हमें फसल चक्रण करना होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखें, भू संरक्षण, जैविक और जल प्रबंधन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण ही है एक लौता उपाय जिसकी वजह से हम इन सारे परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। भू संरक्षण हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वृक्षारोपण। अगर क्वेश्चन भी आए, अगर वृक्षारोपण हो तो इसको पहले पहले टिक मारना है। ठीक है, मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त क्या है, वृक्षारोपण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधती हैं, पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता और जल धारण करने की क्षमता बढ़ाता है। तो देखो, वृक्षारोपण केवल मिट्टी को कटाव से बचाता ही नहीं है, कि उसके बाद क्या है, जो जो पट्टियां आप देख रहे हो गिर रही हैं, इसके वजह से इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, जिससे दिन प्रतिदिन मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो वृक्षारोपण तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, करना ही होगा। इसके बाद जल का प्रबंधन हमें करना होगा। मृदा की सतत गुणवत्ता के लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल यानी कि जो भूमि के नीचे, जो भूमि के नीचे जो जल होते हैं उसे भूपृष्ठीय जल कहते हैं, इसका संरक्षण। और भूमिगत जल, सॉरी, भूपृष्ठीय जल का मतलब भूमि के ऊपर, जैसे तालाब नदी इत्यादि जो क्षेत्र पर होते हैं उसको कहते हैं भूपृष्ठीय जल, और भूमिगत जल को वो कहते हैं जो भूमि के नीचे होती है। इसकी पुनः पूर्ति अत्यंत आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित कर सकते हैं। अब आधुनिक में स्प्रिंकलर सिंचाई होती है, ड्रिप इरिगेशन होता है, इत्यादि को हम अपनाएंगे तो कम पानी में हम मनचाहा सिंचाई कर सकते हैं, जिससे जल का प्रबंधन भी होगा, मिट्टी के कटाव से भी हमें बचत होगी। इसके बाद भावी पीढ़ी का आधार स्तंभ है। देखो यहाँ पर, भूमि निमीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। जीवन की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में ही सुलभ है। अगर जीवन चाहिए तो हमें मृदा चाहिए। अगर मृदा नहीं रहा, मान के चलो, तो हम पौधे नहीं उगा पाएंगे, वन नहीं हो पाएगा, जिससे पशु पक्षी भी मर जाएंगे, हम मानव भी नष्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस पृथ्वी से जीव जंतु का विनाश हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने इस भूमि का उपयोग किया और वर्तमान पीढ़ी से भी ये लाभान्वित हो रहे हैं, और हमारा कर्तव्य है कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी इस भूमि का लाभ, इस मृदा का लाभ मिले। यहाँ देखेंगे, सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यह भूमि केवल हमारी नहीं है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ रहेगी।
तो हमें इस चीज से देखने को यही मिलता है कि मृदा को हम जितना बचा कर रखेंगे उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चूंकि यह चैप्टर क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, इस चैप्टर को हम लोगों ने खत्म कर लिया, द एंड है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले जो भी क्लासेस किए हैं उसमें यही देखे थे कि जैसे ही चैप्टर समाप्त हुआ है उसके बाद हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील किया है। इसका अर्थ यही होता है कि आपने इस चीज को कितना अच्छे से समझा, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है उसको भी हम लोग वहां पर देखने का प्रयास करेंगे, और अपने आपके नॉलेज को भी आप चेक कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पढ़ाई करनी होगी। आपके असफलता की जो इंतजार है ना, आपके आसपास के लोग करते हैं। याद रखना, यह दुनिया बहुत ही जालिम है। जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो वह तुम्हारी असफलता की कामना कर रहा है। तुम्हारे लिए तीन लोग ही हैं जो तुम्हारे भलाई के लिए सोच सकते हैं। एक है माता पिता, यानी कि माता, दूसरे पिता, और तीसरे हैं तुम्हारे गुरु यानी शिक्षक। ये तीन लोग हैं जो तुम्हारी हमेशा भलाई की कामना करेंगे। बाकी सभी के सभी आपकी असफलता के लिए इंतजार में है, जिससे वो अपने मजे ले सके। ठीक है, तो इस चीज को रोकना है हमें। अपने जो भी आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में मेहनत करिए, मन लगा कर पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। शिक्षक का जो अनुशासन है उसमें रहिए। ठीक है, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसी तरीके से।